बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बहुत चले सर जी, कल क्या पढ़ रहे थे, जरा निकालने जरा कहाँ तक बात पहुंची थी, एक नजर देख के बताना। स्टार्ट नहीं सर, स्टार्ट नहीं सर जी, स्टार्ट नहीं। जाने दे सर, खुद के ना तीसरा मेथड पढ़ा था, वो तो शुरू में पढ़ा था सर। एम कहाँ तक पहुंच गई सर, पहुंचे वहां से वहां पहुंचे, ये तो शुरू किया था, यहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुंच गया था, देखा ना सही से। 8वां मेथड भी तो पढ़ लिया था। एक नजर रिवाइज करना यार, क्या क्या पढ़ा था। सर को मेरे लाइक अगर मीडिएशन रिक्वायर्ड, ये सर कल सम ऑफ डिजिट्स मेथड पढ़ा था, पता क्या था, क्या था, वही था। फिर क्या पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, फिर बात कहाँ चली गई। एक अकाउंटिंग एंट्री पहले क्या डिस्कस हुई थी, उसमें कोई गलती नहीं सर, कोई गलती नहीं, गलती गलत वर्ड है, कोई गलती नहीं। मसला क्या, गलती बेटा कोई नहीं थी, मतलब एक प्रेफरेबल था कि हम अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो बेहतर, गलती वाली बात नहीं है। अगर एक एसेट यूज होके कम हो रहा है तो यकीनन एसेट क्रेडिट हो जाएगा, और जो फायदा आपने उठा लिया वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, वो एंट्री गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट कोई गलत एंट्री वाली बात नहीं है, लेकिन इस एंट्री की लिमिटेशन ये है, कमी ये है, इस एंट्री करने से ट्रायल बैलेंस हमें सिर्फ WDV की इंफॉर्मेशन दे सकेगा, और अगर हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर ढूंढनी है तो हमें उन सालों के लेजर्स की तलाश करनी पड़ेगी जिन सालों में इन एसेट्स को खरीदा होगा। तो मीन्स से ट्रायल बैलेंस से पूरी इंफॉर्मेशन है। देन फिर इसका हल कैसे हमने निकाला था, यहाँ से जरा बोर्ड पे जो आ रहा है नजर, यहीं से अपने पास रजिस्टर पढ़ना है या बोर्ड से पढ़ना है। इसका फिर सोल्यूशन हमने क्या ढूंढा कि अगर एसेट क्रेडिट करने की बजाय किसी अलग लेजर में एसेट की रिडक्शन लिखी जाए, ऐसे ही किस लेजर में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में ये लिख लिया जाए कि एसेट कितना कम हुआ, तो एसेट अकाउंट फिर अलग हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा वो अभी मैंने बताया। तो यहाँ तक जो बातें थी क्लियर है सब, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स कल से रिलेटेड कोई सवाल। ये आप लोग अच्छा इस वक्त ना मेरे ख्याल अब इस बहस से हम खत निकल जाए कहीं कि मुझे बार बार यही सवाल पूछा सर FR1 कब शुरू होगी, जैसे FR1 के रस्ते में रुकावट सिर्फ नहीं, तो इस बहस को मेरे ख्याल खत्म करते हैं। अब समझे FR1 शुरू हो गई है, FR1 शुरू हो चुकी है पिछले 2 हफ्तों से, जरा बड़ा दरवाजा बंद कर दीजिए। तो कहीं ये क्वेश्चन बस रहने दें कि FR1 कब शुरू होगी, क्या FR1 शुरू हो चुकी है, अब जो हो रहा है ये बस FR1 ही, ठीक है सर, चलेगा। अब ये बड़ा जो मैंने एंट्री लिखी है इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल इस तरह से काइंडली बनाएगा, बोर्ड पे एक मिनट देखें। 2 लेजर जरा आमने सामने जरा बनाने हैं, तो आप भी अपने पेज पे जरा इसी तरह अगर बना सकें लेफ्ट राइट साइड पे, बाय द नेम ऑफ एक मशीनरी अकाउंट खोलना और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना, और दोबारा फुल कंसंट्रेट करें, जो बातें कल हुई हैं उन्हीं को सही तरह अंडरस्टैंड करना आज हमारा पहला मकसद है।
ये चीजें नहीं हैं जब तक आप बार बार मेरी बातें सुनेंगे नहीं, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, ये बात बनेगी नहीं। तो क्या वंस अगेन हम रेडी हैं? अगर हमने एग्जाम में इतनी एक्सरसाइज की सिर्फ लाइनें लगाने में, तो मुझे खतरा ये है कि लाइनें तो लग जाएंगी लेकिन पेपर अगली अटेम्प्ट में खुदा ना खास्ता सॉल्व करना पड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीधी बस जो नजर आता है लाइनें लगा। कैसे से शुरू करना है? बिस्मिल्लाह पढ़ के और फौरन के एंड कर देना अल्हम्दुलिल्लाह का। और ये कहानी यहीं खत्म होगी, इसके ऊपर भी कुछ लिखना बचा, जो असल चीज है वो तो लिखी नहीं, खाली टी बना ली। कौन कौन से लेजर खोलने लगा सब में? आ जाए डियर स्टूडेंट्स प्लीज, क्या हो गया? अगर कोई जुमा पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे बता दो, मैं फिर ढाई पे शुरू कर दूँ। जो लेट आ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। बस अब छोड़ दी, साथ वाला बिल्कुल सेटअप नहीं अपनी जगह, रजिस्टर खुला, दो लेजर खुल गए आपके साथ। ये पानी इंशाल्लाह बाद में इकट्ठे पिएंगे। जी सर जी, अब गेम शुरू हो गई। मशीनरी खरीदी, एंट्री बोला। फर्स्ट जनवरी 2020 वाले दिन मशीनरी खरीदी, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट लिखें। 8 लाख सर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब इकट्ठे हैं प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रेडी हैं? देन सर जी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर गुजर गया, 31 दिसंबर 2020 की डेट आ गई। अपने फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर ली 80,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री सुना? कल के बेटा इस बहस के बाद मैं जब भी कभी कहूं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री सुनाए, तो फिलहाल आपका भी मेरी तरफ ये सवाल होना चाहिए कि कौन सी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या या क्या हो सकती है। डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट भी हो सकती है, और डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहला सवाल फिर मेरी तरफ वापस क्या आना चाहिए? अब बोर्ड पे देखें, बताएं कौन सी वाली। क्या मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर लेजर बनाना चाह रहा हूँ? तब बताएं क्या एंट्री करूं। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यकीनन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अपना लेजर होगा, लेकिन वो इस वक्त हम नहीं बना रहे। हम कौन सा बना रहे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आए, किस तरफ जाएं? डेट लिख लें। क्या रेफरेंस लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। और फॉर एग्जांपल अमाउंट इज 80,000। तो रादर देन के डेट डेप्रिसिएशन हम मशीनरी के लेजर में लिखते, हमने एक सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना दिया। अब यहां तक कर लीजिए, लेजर जरा बैलेंस कर दें, बस साल गुजर गया। कैसे बैलेंस होगा मशीनरी का? 8 लाख डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे सारी फिगर। क्या ये फिगर एज इट इज सीडी बन जाएगी? 80,000 क्रेडिट साइड पे है, इतना ही ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। और ये 80,000 रुपीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा, सीडी क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस पर। मशीनरी का लेजर देखें, क्या पूरा साल गुजर गया? तो मशीनरी की वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है, तो 80 लाख एच आ रहा है।
क्या इस मशीनरी की वैल्यू में कुछ साल में रिडक्शन नजर नहीं है? लेकिन किस लेजर में नजर आने की बजाय किस लेजर में गई? इसका बड़ा सोल पर्पस ये था, अगर ये ऐसे बन जाए तो एक सेकंड जरा बगैर लिखे सिर्फ ट्रायल बैलेंस से फर्ज करें अभी स्टोरी के बाद आपके सामने इसी ईयर एंड पे एक ट्रायल बैलेंस बन रहा हो। अब जब मैं इस तरह कभी लेजर कभी ट्रायल इस तरह बातें शुरू कर देता हूँ तो आपको पता चलता है मैं कहाँ कहाँ पहुंच जाता हूँ। ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम होते हैं सर? कौन कौन से सर? अकाउंटिंग हेड्स एंड डेबिट क्रेडिट कॉलम। व्हाट आर द नेम ऑफ अकाउंटिंग हेड्स नाउ? तो मशीनरी के सामने डेबिट बैलेंस आ रहा होगा अब 8 लाख। क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी कोई बैलेंस आ रहा होगा? कितना? 80,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। ओके पोस्टिंग, ओके बैलेंसिंग। अब डेफिनेटली मैंने सिर्फ आपको ये 2 फिगर्स दिखानी है, तो पूरा ट्रायल बैलेंस किसी का तुम्हें जरूरत नहीं है। जब ये ट्रायल बन जाता है तो उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन फिगर्स में से देख के बताएं कोई फिगर ऐसी है जिसका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से? मशीनरी किस नेचर का हेड है? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। डेप्रिसिएशन लफ्ज अगर आपके सामने बोला जाए तो वो एक्सपेंस का नाम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट कम हो रहा है। तो क्या ये बैलेंस शीट आइटम है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है और ये भी वही से रिलेटेड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सभी और डेप्रिसिएशन का फर्क क्लियर होना चाहिए। डेप्रिसिएशन मींस एक्सपेंस की बात हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। 80,000 रुपया क्या बता रहा है कि हमारा ये एसेट 80,000 रुपए से कम हो चुका है। तो इन दोनों का ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से नहीं है। इनका ताल्लुक कहां से है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़हन में बनाए, एसेट्स की हेडिंग आएगी, उसमें मशीनरी नजर आ रही होगी, ब्रैकेट खोल जाएगी मशीनरी के बाद 8 लाख लिखेंगे, माइनस से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 80,000 लिख देंगे, नेट वही 720। लेकिन क्या वो नेट 720 कैलकुलेटर पे आ जाएगा? अगर क्या क्या पता चल जाए, अगर कॉस्ट से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पता चल जाए तो डब्ल्यूडीवी कैलकुलेटर पे सॉल्व होगा। तो आनी तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की डब्ल्यूडीवी है। साल बाद ये एसेट 8 लाख का नहीं रहा, 720 हो गया, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस अब कंप्लीट पिक्चर बता रहा है कि मशीन थी कितने की? 8 लाख की। डेप्रिशिएट कितना हो चुकी है? बच कितना गई है? ये कैलकुलेटर का काम है। कुछ बात रीजनेबली समझ आ गई सर? एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं सर, ये नहीं रहे, इसको जरा 2 साल और ले जाओ आगे की तरफ और क्लियरली पिक्चर नजर आती है आपको। इन्हीं को एक्सटेंड कर नेक्स्ट ईयर में जरा लेजर्स एक्सटेंड कर, ब्रॉड डाउन उठाए 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 8 लाख किधर आएगा? डेबिट बैलेंस डेबिट साइड और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है सर? क्या हो गया है सर? खैरियत है सर? तो मेरे खिदमत, मेरे लेवल की बात नहीं, एक चेयर का काइंड गैप रखना बस। वैसे किसे कह रहा है? ये कौन है जिसे कहा जा रहा है? किसे कहा जा सकता है? मैं तो नहीं, मैं तो आज तक नहीं बोला जी सर। ब्रॉड डाउन ठीक है सर? नहीं सर जी, फर्स्ट करें दूसरा साल भी गुजर गया, या बल्कि इसकी स्टार्टिंग डेट लिख लें 1 जनवरी 2020।
31 दिसंबर 2021। एक मिनट सुनने पहले। सेकेंड ईयर गुजर गया, फिर आपने सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। अच्छा बेटा, ये एक वन टाइम डिसीजन होता है कि आपने डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट करनी है या आपने फिर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखनी है। मतलब इस तरह नहीं कि किसी एक साल हम एसेट अकाउंट से रिलेटेड एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखना है और किसी अगले साल अब हम इसके अंदर लेजर में लिखना शुरू कर दें। इट्स अ वन टाइम डिसीजन कि क्या आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट करके एसेट में क्रेडिट करनी है या डेप्रिसिएशन डेबिट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाना। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। प्रेफरेबल वो है, वो एक अलग बहस एंड में बहस कर लेंगे, लेकिन ये डिसीजन एक ही दफा होना है कि क्या एसेट अकाउंट ने कॉस्ट पे ही रहना है या इसने डब्ल्यूडीवी पे आना है। क्या इस वक्त कॉस्ट पे, लेकिन कल जब हम वर्किंग कर रहे थे तो डब्ल्यूडीवी पे आता जा रहा था। एक नजर देखें जरा कल वाले लेजर। कल वाले लेजर ने पहले साल के एंड में सीडी कितना आ रहा है 20। आज कितना आ रहा है 8 लाख। वहां अगले साल क्या हो गया था 6,40,000। अगले साल क्या हो गया था। तो वहां जो सीडी बैलेंसेस है वो डब्ल्यूडीवी बनते जा रहे हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसे ही होगा। अभी फाइनल कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे नहीं होगा। तो या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे रहेगा और या डब्ल्यूडीवी पे, और अगर कॉस्ट पे रहेगा तो फिर हमेशा रहेगा और अगर डब्ल्यूडीवी पे रहेगा तो फिर हमेशा रहेगा। इट मींस या एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और या क्या होगी। तो अब इस वक्त हम ये डिसीजन ले चुके हैं कि सेपरेट लेजर बनना है। देयरफॉर नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बोला। सर बोले 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 accumulated depreciation credit. Let's say हम figure 1 second देते था। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बैलेंस कर रहे accumulated depreciation में अब कितना टोटल हो जाएगा 160 और accumulated balance of this machinery is then 160। accumulated depreciation means क्या होता है। इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है तो 2 साल बाद ये मशीनरी कितना डेप्रिशिएट हो चुकी है। तो मशीनरी का लेजर अब आपको सिर्फ क्या बताएगा कि मशीनरी थी कितनी, और ये देखने के लिए कि मशीनरी कितने रुपीस डेप्रिशिएट हो गई। अब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर देखना होगा। क्या ये मशीनरी 8 लाख की है अभी तक, कॉस्ट 8 लाख की है। हाँ, ये अब हो कितने की गई है 8 लाख माइनस 160 1,60,000। इट मीन फाइनली रहेगी 640। थर्ड ईयर कंप्लीट करें। डॉट डाउन उठाएं। थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री बोला बोला करें सर जी, एंट्रीज बोल ही जाया करें। जब भी काइंडली आपसे कहूँ डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलें तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन ना समझ लीजिए कि मैंने क्लास के शुरू में एक दफा बोल ली थी तब मेरी बात खत्म हो गई। ये बार 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 बोल के अपनी टिप्स पे ये चीजें लाएं। प्लीज, व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। सीरीज निकालो। तो 40 है।
तो एसेट की रिडक्शन है वो फिर एसेट अकाउंट के अंदर नजर आने के बजाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में नजर आ रहा है। थर्ड ईयर के एंगल से जरा ट्रायल बैलेंस आप लोग भी बना लें। थर्ड ईयर के एंड पे अगर ट्रायल बन रहा हो बनाए, जरा आप भी बना लें। थर्ड ईयर के एंड पे अगर ट्रायल बैलेंस बन रहा हो तो क्या मशीनरी के सामने 8 लाख ही नजर आएगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के सामने फिर 240 नजर आ रहा हो तो बना लें। थर्ड ईयर के एंगल से ट्रायल बैलेंस एक बना लें, मेरा ख्याल है बाकी जहन में बन रहा है। क्या ख्याल है? तो ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यकीनन हर साल के एंड में बनेगा। पहले 80 होगा फिर 160 होगा, लेकिन बार बार एक ही चीज बनानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक एटलीस्ट बना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? ये आपका कोई क्वेश्चन आपके सामने में कोई इशू तो नहीं सर? चलिए सर, अब जो बात हुई है इसको जरा अगर समराइज कर लिया जाए कैसे, एक मिनट बोर्ड पे देखें, मैं जरा लिख दूं फिर आप लिख लीजिए। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग एंट्री है वो अब इस चीज पे डिपेंडेंट है कि क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बनाना है या नहीं बनाना। तो दो पॉसिबिलिटीज होगी हैं, लेट मी एक्सप्लेन, फिर आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा जैसे आपने लिखा। अब ये पेज के सेंटर में सॉर्ट ऑफ एक मेरी लाइन है, ये कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, पेज के सेंटर पे एक लाइन है, लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर नहीं बनाना तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बेटा क्या होती है? अगर no accumulated depreciation ledger is to be prepared separately, the what should be the double entry of depreciation? Depreciation account expense debit, depreciation expense debit. And no accumulated depreciation ledger is to be prepared, sir. Asset credit. No separate ledger. ठीक है। अब मैं इसका वर्ड एसेट लिखता हूँ, ऑब्वियसली मशीनरी है तो मशीनरी, व्हीकल है तो व्हीकल, जनरल वर्ड लिखता हूँ। जो भी एसेट है वो रिस्पेक्टिव एसेट क्रेडिट। ये वाला बंद कर दे यार, 30 पे चल गया खुद का, 30 बच्चों ने खुद किया, थोड़ी देर यार फिर बंद कर दिया करें, दोबारा चलाना 30 पे, तो क्या चलाना है? मेरा फायदा हो रही है, चलो वो चलता रहना 30 पे, अगर एंजॉय कर रहे हैं बच्चे 30 पे, वो भी 30 पे कर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो। जी सर, राइट साइड पे आ जाए, एफ नो की जगह a fast separate ledger of accumulated appreciation.
then double entry will be depreciation expense debit and accumulated depreciation. accumulated depreciation का अगर आप वर्ड ना बोलेंगे तो बोला भी नहीं जाता सही इतना, एक दफा बोल के दिखाएं जरा। आगे है इस बार दोबारा ट्राई करके तो बात खत्म करना। depreciation expense debit and accumulated depreciation account credit sorry तो इनको बस इकट्ठा लिखने का मतलब ये है कि हमारे सामने पूरी पिक्चर आ जाए कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। अब अगर लेफ्ट साइड वाली एंट्री हो तो सेकंडली आपने जो चीज याद रखनी हुई है, अगर लेफ्ट साइड वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री हो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट will be equal to its WDP. ठीक है, समझ आता है? अगर हम डेप्रिसिएशन का एसेट के लेजर के अंदर क्रेडिट करते चले जाएंगे तो फिर जो एसेट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो WDP के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और अपोजिट साइड पे क्या होगा? अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट विल बी इक्वल टू इट्स कॉस्ट। अब अगर तो बेटा एग्जामिनर बता दे, अगर तो एग्जामिनर बता दे कि आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करनी है, मींस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाना है या नहीं, फिर तो हम अकॉर्डिंगली एंट्रीज करते रहेंगे। लेकिन समटाइम्स फिर ये भी इशू हो सकता है कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है, एग्जामिनर नहीं बता रहा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करनी है, तो देन फिर आप ये भी लिख लें कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर बाय डिफॉल्ट कौन सी एंट्री प्रेफरेबल है। वैसे आपको पता है प्रेफरेबल कौन सी होनी चाहिए? तो एक सेंटेंस लिखा है बस, अब ये सेग्रीगेशन खत्म होगी इनके दरमियान। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बेटा प्लीज अपने लेजर देख के अब इस तरह की बैसों का बात है, कॉस्ट की बारी बात, ये जो भी किया है कॉस्ट पे 8 लाख 8 लाख 8 लाख सीडी 8 लाख 8 लाख 8 लाख सीडी, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग, प्लीज अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बना रहे हैं तो एसेट अकाउंट का बैलेंस पे कॉस्ट भी रहना है 8 8 8 लाख, इट विल रिमेन सेम। If question is silent regarding the entry of depreciation, if question is silent regarding, sorry, if question is silent regarding accounting entry of depreciation, then always prepare separate ledger accumulated depreciation. Then always prepare separate ledger of accumulated depreciation. Means what is the preferable entry? Depreciation debit accumulated depreciation. हम हमेशा यही ध्यान में रखेंगे
लेकिन अगर पता चल गया कि एग्जामिनर चाहता है कि एसेट अकाउंट WDV पे आ जाए, तो फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने की बजाय एसेट को क्रेडिट कर देंगे। इट मींस यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर मैं आपसे कहूँ डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं, तब आपको मुझसे अगला सवाल पूछने की जरूरत खत्म हो गई। बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलेंगे? और अगर क्वेश्चन में पता चल गया एसेट अकाउंट WDV पे होना चाहिए, तो फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बजाय एसेट क्रेडिट कर लिया करें। एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई प्लीज इशू इफ एनी। तो ये चीजें बस एक प्रोसीजर से है, साथ साथ चलने की जरूरत है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल नीड योर कंसंट्रेशन। जितना हो सके उतनी तो जरूर, और कितनी का आप कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं, इसको हमेशा एनालाइज करने के लिए अपनी जिंदगी में मोबाइल के सामने वाला टाइम अपना ज़हन में लाया करें। माँ जी पुकार रही होती बेटा खाना खा ले, आप कहते हैं कल खा लूंगा, इतनी जल्दी क्यों? फिर कभी सही, पता ही नहीं चलता, शाम हो जाती है, दिन हो जाता है, अनलेस बैटरी खत्म हो जाती है। और वो अब खत्म नहीं होने देते, पहले ही लगाया था कुछ। तो मिशन इज क्लियर, मिशन इज क्लियर सर। कोई सवाल किसी का? जी सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन पॉलिसी का मतलब क्या है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं इसी हेडिंग के नीचे। लेट्स से मशीनरी परचेज्ड ऑन machinery purchased on 1st August 2020 for rupees 1 million, 10 lakh, paying the amount by cash, paying the amount in cash। 1 मिलियन रुपीस की आपने एक मशीनरी खरीदी है 1 अगस्त 2020 पे, पैसे कैश में दे दिए हैं, एंट्री बोलिए। ऐसी है ना सर? लेट्स अज्यूम इस मशीनरी की रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख रुपीस एक्सपेक्टेड है, देखते जाए। यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड है सपोज 8 years। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है अभी आसान सी बात से शुरू कर लेते हैं, सपोज स्ट्रेट लाइन। आपसे रिक्वायर्ड है एक रिक्वायरमेंट लिखा, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन expense for the year ended 31st December 2020। Calculate the depreciation expense for the year ended 31st December 2020। काइंडली जब लिख लेंगे तो एक नजर पढ़ लीजिएगा, सॉल्व में साथ ही कीजिएगा।
देख के पढ़ लिया करें सर जी। कब मशीन खरीदी? 1 अगस्त, 1 अगस्त। कितने की खरीदी? रेजिडुअल वैल्यू इसकी कितनी है? डेप्रिशिएबल अमाउंट बता दो। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला ये नहीं हो सकता सर जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट में तो और खामोशी छा जाए। ये क्या होती है? ये वही होती है सर, जेन से ढूंढनी पड़ेगी। व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू? दोनों के दरमियान साइन कौन सा लगाऊं? इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट इज द यूजफुल लाइफ? व्हाट इज डेप्रिसिएशन पर एनम? चलिए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? 1 मिलियन कॉस्ट है, 2 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 8 है, कैलकुलेटर हाथ में है, जहन पास है, आंसर लाख है। कहानी खत्म हो गई। कुछ तो करें। जहन से हो नहीं रहा, कैलकुलेटर उठाना नहीं, ये तो मिशन है ना। व्हाट इज 1 लाख सर? पर एनम, सही भाई ने सही बताया। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, जरा डेट से हमारा ईयर किस दिन एंड हो रहा है? एक मिनट सर जी, मौका तो दे, चांस तो दे। ये जो 4 आपने गिने, ये तो जुल्म कर दिया ना आपने। गिने वो थे एक, पहले जरा बात समझ। 31 दिसंबर 2020 हमारा ईयर एंड है। ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2020। क्या ये जरूरी है कि आपने अगर कोई भी एसेट लेना है तो आप अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग डेट पे ही लेंगे? तो जो ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2020, इसको अगर गौर से देखा जाए तो इस डेट का मतलब ये है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2020 को और फिर एंड होगा 31 दिसंबर 2020। तो एसेट लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप वेट करें कि नेक्स्ट अकाउंटिंग के शुरू में लूंगा। एसेट कभी भी खरीदा जा सकता है। तो ड्यूरिंग द ईयर किस डेट पे से खरीदा है? 1 अगस्त 2020 पे खरीदा है। इन अदर वर्ड्स ये कब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है? 1 अगस्त के बाद इस्तेमाल होगा, खरीदने के बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर कितने महीने इस्तेमाल हुआ है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या पूरे साल की साल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए या 5 महीनों की चार्ज होनी चाहिए? तो पूरे साल की अगर 1 लाख है, पूरे साल के 1 लाख निकाल लिए, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? तो डिवाइड बाय 12 करें 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 करें। डिवाइड बाय 12 करने से क्या होगा? पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाएगा, पर मंथ आ जाएगा। और देन मल्टीप्लाइड बाय 5 करने से 5 महीनों की आए। लिख के करें शादी, लिख के करें। फार्मूला भी निकालें, 1 माइनस सॉरी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 8 is equal to 1 lakh. Again 1 lakh is the depreciation for the full year multiplied by 5 by 12 करूं, डिवाइड बाय 12 into 5 कर लें, या 5 by 12 चलेगा सर? मल्टीप्लाई बाय 5 by 12 चलेगा सर? या पहले डिवाइड बाय 12 करना जरूरी है? नहीं, जो मर्जी नहीं, प्लस माइनस का और तरीका होता है। डिवीजन हो रही है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है, जो पहले हो रहा है। हमारा ये देख लीजिएगा 5 by 12 हो गया। व्हाट इज 5? 5 महीने। व्हाट इज 12? तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स पर एनम, सॉरी पर मंथ अमाउंट आ जाएगी। ये क्लियर है प्लीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने मैथ्स में ना बता लीजिएगा यार, आप लोगों का मैथ्स में से बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने तो रिसेंटली एफसी की है ना करें। एग्जाम्पशन की बात खत्म होगी सर। ये आंसर आया फाइनली 41667 पे बात बिल्कुल खत्म हो गई। राउंड ऑफ इन रुपीस 0.66667 हो गया। तो व्हाट इज दिस 41667? एप्रिसिएशन फॉर, नहीं बेटा 5 मंथ्स तो ठीक है, लेकिन इस साल में इन्हीं 5 मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन फॉर
31 दिसंबर 2020 फॉर 2020, इतना सिंपल लिखो। 2020 की बस ये डेप्रिसिएशन है, तो पूरे साल की क्यों चार्ज नहीं की? क्योंकि ऐसा पूरा साल यूज ही नहीं हुआ। एनी कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब मैंने बेटा 5 मंथ्स के एंगल से ये डेट्स लिखी हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एसेट 8 मंथ्स यूज होता तो 8 मंथ्स की चार्ज करते, 10 मंथ्स यूज होता, 1 मंथ यूज होता, तो अकॉर्डिंगली फिर हम डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर लेंगे मंथ वाइज। अच्छा, इस बहस में भी ना जाइएगा। अगर सर 1 अगस्त की बजाय ये 2 अगस्त पे खरीदा जाता, तो जिस तरह हम महीने गिन सकते हैं तो हम दिन भी गिन सकते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हम ये भी गिन लेंगे कि कितने दिन यूज हुआ है। तो अगर ये हो जाए तो वो भी हो जाएगा, वो हो जाए तो ये भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो सब कुछ हो जाएगा। अब इस चक्कर में पड़िएगा। ये बेटा ये 5 महीनों की डेप्रिसिएशन है, लेकिन प्लीज ऐसा ना करें। 5 महीनों की डेप्रिसिएशन ही 2020 में बेटा चार्ज होनी है, प्लीज ऐसे नहीं। 5 मंथ्स यूज हुआ है तो 2020 में प्लस 5 महीनों की चार्ज होनी है। तो लास्ट लाइन सिंपली मीन्स 2020 की ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्लीज 4166। इसी एग्जांपल को एक नेक्स्ट ईयर में लेके जाएगा। What should be the depreciation for the 2021 based on same data? जरा लिखे नेक्स्ट लाइन। Depreciation for the year ended 31st December 2021. प्लीज क्लियर है प्लीज 5 मंथ्स नहीं, मैं ऑनलाइन क्वेश्चन मेरा पास आया। अब ये नेक्स्ट हेडिंग लिखने अंडरलाइन करें। ये 41667 प्लीज डेप्रिसिएशन फॉर 2020 ही है और उसमें 5 मंथ्स है। जी सर, 31 दिसंबर 2021 में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूं? नहीं सेम कौन सी? क्या नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2021 वाले साल में ये मशीनरी 5 मंथ्स नहीं यूज होगी? क्या इस साल पूरे साल ही यूज हुई होगी सर? तो इस साल अगर वर्किंग करनी है तो सर वैसे ही होगी जैसे होनी चाहिए। कॉस्ट माइनस रेंटल वैल्यू डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1 लाख इस साल की डेप्रिसिएशन होगी। फर्स्ट ईयर में 5 मंथ्स, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो होपफुली फिर पूरा साल यूज होगा। ये 30 पर करवा तो दिया, इसका फायदा क्या? अब्दुलरहमान जरा थोड़ा टेम्परेचर जरा सही कर दे, फिर बंद करवा लीजिएगा वरना ऐसे फजूल में गर्मी लग भी रही है। लग रही नहीं, जो सामने बैठे मे भी ना लग रही हो, लेकिन इस तरह अब्दुलरहमान साहब जरा टेम्परेचर ठीक कर दीजिएगा। ठीक है सर, जैसे आप हुक्म करें। बच्चों का मशवरा 26, तो थोड़ी देर के जरा 26 हो रहे। यहाँ से सर जी जो चीज सीखी हमने वो ये है, सर कर लेते हैं सर। हमने स्टोरी में ये जो चीज सीखी है वो ये है कि अगर एक एसेट पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो अकॉर्डिंगली फिर टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। टाइम गिन लेना चाहिए कितना सा एसेट इस्तेमाल हुआ है, और लॉजिकली स्पीकिंग शायद उसी टाइम पीरियड की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। अगर पूरा साल एसेट यूज हुआ है, पूरे साल की 5 मंथ्स 8 मंथ्स जितने भी टाइम पीरियड इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक ये डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। ठीक है सर, एक दूसरी एग्जाम्पल। अगर लीप ईयर आ जाएगा तो आपको पता है महीने 12 ही होंगे, और डेज आपसे पूछ के इंशाल्लाह मैं 366 कर लूंगा। आपका ये क्वेश्चन जो है जरा मैं आईकैप तक भी पहुंचा देता हूँ। और सर जी आईकैप में इस तरह के सवाल नहीं आने, लेकिन अगर आ गए तो आपको पता है। अकाउंटिंग इंशाल्लाह फ्लॉप नहीं होने देनी, कोई ना कोई तरीका निकाल लें। एग्जाम्पल लिखा, मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 20 lakh in the year 2020.
Residual value is suppose 5 lakh. Useful life is suppose 10 years. मेथड भी स्ट्रेट लाइन ही रखें, फिर क्वेश्चन करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड स्ट्रेट लाइन. Required calculate depreciation for the year ended. अदरवानी अगले वाले भी कर देंगे, ये सारे 30 पे लगे. For the year ended 31st December 2020. जी डेटा पढ़े और डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताएं. स्ट्रेट लाइन मेथड है सर, 2 मिलियन कॉस्ट है माइनस 5 लाख रेजिडुअल वैल्यू है, डेप्रिशिएबल अमाउंट 15 लाख है. क्या इशू है, क्या इशू सर? वो बात की बात, पहले ये तो कर रहा. व्हाट इज द कॉस्ट? 20 लाख. व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू? व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट? 15 lakh divided by life 10 years. What is per annum? 1,50,000. 1,50,000 per annum depreciation. तब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैंने ये तो बताया है कि किस साल ली है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस साल किस दिन ली. पढ़िएगा फर्स्ट लाइन. मैंने ये तो बता दिया है कि 2020 में ली है, लेकिन क्या नहीं बता रहा? डेट ऑफ परचेज नहीं बता रहा. आइडियल क्या है कि डेट ऑफ परचेज पता हो और अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड गिन लिया जाए और उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी जाए. लेकिन बेटा अगर डेट ऑफ परचेज अब हमें गिवन ना हो तो फिर मजबूरन हम एक पॉलिसी ये बना लेंगे कि जिस साल खरीदा है उस साल पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं. दोबारा सुने, आइडियल क्या है? डेट्स पता हो और डेट्स गिन के जितना एसेट यूज हो रहा है उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें. लेकिन अगर डेट्स अवेलेबल ना हो तो मजबूरन क्या पॉलिसी बना लेंगे? टाइम बेसिस की बजाय फिर फुल ईयर पॉलिसी बना लेंगे. फुल ईयर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जिस ईयर में परचेज किया है उस ईयर में पूरे साल ही की चार्ज कर देंगे. डेफिनेटली लॉजिकल कौन सा है? डेफिनेटली लॉजिकल कौन सा है? लेकिन अगर डेट्स ना पता हो तो फिर मजबूरन कौन सी पॉलिसी बना ली जाती है? फुल ईयर पॉलिसी. क्या होती है कि जिस साल खरीदा उस साल फिर पूरे साल की चार्ज कर लेंगे. मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ इंशाल्लाह भी लिखता भी हूँ, कुछ हजम होती है बात. लॉजिकल क्या है? डेट्स पता हो और अकॉर्डिंगली डेट्स के एंगल से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए. लेकिन अगर डेट्स ना पता हो तो मजबूरन फुल ईयर पॉलिसी बना देंगे. यहाँ तक आंसर था निकालना. कैसे निकाल 20 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 1,50,000 और 1,50,000 ही फिर अब हमारा आंसर होगा. यही पर एनम ही अब हमारा आंसर होगा, बिकॉज वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज द परचेज डेट. एनी कंफ्यूजन सर? देन सर, जब जो हमने अभी एग्जांपल से समझा है इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. मैंने ऊपर हेडिंग बनाई थी इन एग्जांपल्स के, जरा ढूंढ के बताएंगे क्या बनाई थी? डेप्रिसिएशन पॉलिसी. तो सर में डेप्रिसिएशन पॉलिसीज दो है. नंबर 1 टाइम बेसिस. दो तरह की डेप्रिसिएशन पॉलिसीज हो सकती हैं, टाइम बेसिस और फुल ईयर बेसिस. टाइम बेसिस मींस कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन from the
परचेज डेट ऑनवर्ड्स। फ्रॉम द परचेज डेट ऑनवर्ड्स। ओके, ये समझ आ जाएंगे लफ्जों से? कहाँ से आगे? जिस दिन से खरीदा वहां से आगे शुरू हो जाए। लेकिन इसी के अगेंस्ट और पॉलिसी कौन सी है? उसे फुल ईयर पॉलिसी बोला जाता है, फुल ईयर बेसिस बोला जाता है, विच मीन्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज depreciation is charged for full year in the year of purchase. Depreciation is charged for full year in the year of purchase. देख लीजिएगा कोई इंग्लिश में कोई ऐसी चीज मैंने लिख दी हो जो नहीं समझ आ रही, जो बात हुई है और ये समझ नहीं आ रहा, उसके मुताबिक नहीं लग रहा, तो पूछ लीजिएगा। जो कहा है और जो लिख रहा हूँ बात एक ही है। टाइम बेसिस में क्या करेंगे? परचेज डेट से ऑनवर्ड चलेंगे। और फुल ईयर बेसिस में क्या करेंगे? जिस साल खरीदा है उस साल पूरे साल की चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली अगर अगले साल भी यूज हुआ है तो वो तो हमें शायद पता ही होगा कि अगले साल पूरा साल यूज हुआ है। प्रॉब्लम बस किस साल हो सकती है? स्टार्टिंग ईयर में, जिस साल परचेज की। एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन इसी के नीचे जरा एक कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ लिख लें। ऑलवेज यूज policy of time basis if dates are available ये समझ आते हैं? ऑलवेज यूज क्या? अगर कभी भी हमें डेट्स अवेलेबल हैं तो क्या करेंगे हम? टाइम बेसिस पॉलिसी यूज करेंगे। ठीक है सर? लेकिन अगर डेट्स ही नहीं होंगी तो मजबूरन फुल ईयर पे आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज लिखना, इफ हाउएवर examiner requires to use full year policy and dates are available, if however examiner requires to use full year policy and the dates are available। क्या मतलब? डेट्स हैं लेकिन एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपसे को चेक किया जा सके कि फुल ईयर पॉलिसी कैसे अप्लाई की जाती है। तो डेट्स अवेलेबल हैं लेकिन एग्जामिनर कह दे फुल ईयर पॉलिसी यूज करें, बताएं क्या करेंगे? देन मजबूरन, देन ऊपर वाली से लिंक करना, पीछे मैंने क्या लिखा, हमेशा क्या करेंगे? टाइम बेस। डेट्स अगर अवेलेबल हैं तो हमेशा टाइम बेसिस ही फॉलो करेंगे। लेकिन अगर डेट्स अवेलेबल है और एग्जामिनर कह दे कि फुल ईयर पॉलिसी अडॉप्ट करें तो डेफिनेटली फिर हम कौन सी पॉलिसी मजबूरन अप्लाई कर देंगे? फिर हम डेट्स को इग्नोर कर देंगे और फुल ईयर के एंगल से मींस जिस साल खरीदा होगा उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। प्रोसेस बनती प्लीज? तो कंप्लीट करवा देना। एंड में क्या वर्ड्स लिखूं? देन यूज फुल ईयर पॉलिसी। बार पढ़ लीजिएगा सब कुछ लिख के, कोई अगर एम्बिग्यूटी रह जाए तो अभी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नजदीक के बाद कोई ऐसी नहीं जिसमें हम फंसे। पढ़ लें जरा क्या लिखा है, क्या कर रहे हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर लीजिए, जरा दोबारा पढ़ लें सारा। सर हम रिलैक्स होके करेंगे और इसे कोई साइंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप भी साइंस में चले गए
फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अगर 1 अगस्त को खरीदा है तो 1 अगस्त को टाइम क्या था जब खरीदा है, और फिर गेम सेकंड्स और आगे भी नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, जो रिलैक्स होकर आंसर आ रहे होंगे उन्हें अज्यूम करके समझ, वरना सुबह दोपहर शाम वाला मसला भी हो सकता है, उस लम्हे खरीदा है, उस लम्हे खरीदा है, फिर इस चक्कर में हम पढ़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह बड़े होकर पढ़ जाएंगे, एग्जाम में आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। जी सर, सर फुल ईयर मीन्स अकाउंटिंग ईयर होगा। अगर अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है तो 31 दिसंबर के एंगल से होगा, लेकिन क्या कभी हो सकता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 30 जून 2020 पे एंड हो रहा हो, फिर अकाउंटिंग ईयर के एंगल से होगा। फुल ईयर मीन्स फुल अकाउंटिंग ईयर, नॉट द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमेशा स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन अकाउंटिंग ईयर कभी भी शुरू हो सकता है। 1 अप्रैल से अगर शुरू हो जाएगा तो 31 मार्च पे एंड होगा। याद है कि 2-3 बातें, 1 जुलाई पे अगर शुरू होगा 23 जून पे एंड हो जाएगा, 1 अगस्त पे शुरू होगा तो 31 जुलाई पे एंड हो जाएगा। तो अकाउंटिंग ईयर के एंगल से हमारी सारी अकाउंटिंग अकाउंटिंग ईयर के एंगल से। तो फुल ईयर मींस फुल अकाउंटिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द परचेज डेट। ठीक, बेटा फुल ईयर मींस पर एनम सर जी, हम डिवाइड कर नहीं ना सकेंगे। अगर तो हमारे पास डेट्स होंगी हम डिवाइड कर लेंगे, अगर नहीं होंगी तो हम कर नहीं सकेंगे, और अगर डेट्स होंगी भी लेकिन एग्जामिनर के फुल ईयर पॉलिसी तो हम डिवाइड करेंगे नहीं। तो इसको मत इशू बनाएं, बिल्कुल आम सी बात है। आम सी बात से मुराद सवाल करते हैं। ये आपका बुक्स है सर? जी सर। अगर बुक है तो दिखाई दे। जिन हजरात के पास बुक नहीं है उनके सामने बुक अभी आ जाएगी, आप इसकी टेंशन ना लें। बुक नहीं है तो बुक सामने आ गई, लेकिन जिनके पास बुक है अपनी बुक पेन यूज करें। पेज नंबर आपके पास है 44, पेज नंबर 44 444, सिर्फ 44। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल आसान सी डिस्कशन से बात हम आगे बढ़ाने लगे हैं, लेकिन साथ साथ अब रहिएगा प्लीज। रजिस्टर खोल लें, कैलकुलेटर्स पकड़ लें, पेन हाथ में उठा लें। क्वेश्चन नंबर 1, ओबरी परचेज द वैन फॉर ₹800 कैश। सिंपल सा डाटा, काइंडली स्टार्ट करें। He estimates that in 4 years it will have a scrap value of, कुछ नए वर्ड्स आएंगे बेटा इस डिस्कशन में, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। इनके पास बुक है वो बुक पे, और अगर बुक अभी खुदा ना खासा नहीं है तो कोई मसला नहीं, रजिस्टर पे कुछ वर्ड्स नोट करना शुरू करें। स्क्रैप वैल्यू मींस अनदर नेम ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। It will have a scrap value of 104. Calculate the annual depreciation charge on the straight line method, on the reducing balance method. Reducing balance method से पहले जल्दी से
स्ट्रेट लाइन लिख के जरा और सही रिवाइज कर लेना, इसके बाद फिर हम मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आंसर बड़ा जिनके पास प्लीज बुक है तो रजिस्टर पे लिखें, मेरा नहीं ख्याल बुक पे ऐसे लिखते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला बोला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल, फॉर्मूला लिखें। डेटा ढूंढें, 800 माइनस 104 डिवाइडेड बाय 4 years, ढूंढें फर्स्ट टाइम। व्हाट इज 124? एनुअल डेप्रिसिएशन से मांगी है तो डेप्रिसिएशन पर एनुअल। लिख लिया बेटा, मैंने जरा बिटाना प्लीज, नोट कर लें तो जरा काइंडली बता दीजिए। यस सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा प्लीज साइलेंस यार, काइंडली प्लीज फोकस ऑन द स्टोरी। जी सर, सेकंड मेथड का नाम लिखें, साफ सुथरी वर्किंग शुरू करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वैसे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, यू विल नीड टू कैलकुलेट द रेट, लेकिन इसको जरा 1 मिनट हम रुक के रिवाइज करना जरा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट चाहिए, हमेशा रेट चाहिए। अवेलेबल है, ढूंढने जरा पहली लाइन में। अवेलेबल ना हो तो कैसे कैलकुलेट होता है? लिखे फार्मूला, पहले फार्मूला के बाद में फिगर्स ढूंढते हैं। 1 माइनस n अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, नहीं मतलब लिख फार्मूला। मेरे भाई क्यों अपनी आई साइट का टेस्ट ले रहे हैं? अगर सही नजर नहीं बेटा आ रहा तो चेयर्स आगे खाली पड़ी प्लीज पड़े, उठ जाए। लास्ट टाइम में 2000 बैठे बड़ी मुश्किल से देखे। आ जाए मेरा भाई। सॉरी वो जरा मैं क्वेश्चन चाह रहा हूँ, साथ हो जाए जरा, इसके मैं जरा थोड़ा स्क्वीज करके लिखता हूँ। जी डियर, एक दफा दोबारा इसकी प्रैक्टिस करके रिवीजन कर लें। एक दिन 2-3 दिन पहले शायद वर्किंग की थी हमने। पहले डेटा लिखवा था। व्हाट इज n और व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, व्हाट इज कॉस्ट 800, सॉल्व करें। रेट के एंगल से हमारा एक डिसीजन हो चुका है, अमाउंट के एंगल से भी एक हो चुका है, उसको काइंडली प्लीज अब फाइनल करें। जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने सब ने बताना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अब मिस्टेक भी नहीं हो रही। सब लोग अपना अपना बता दें आंसर क्या आ रहा है। रेट के एंगल से बेटा डिसीजन ये हुआ था कि अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो 2 डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ कर लें, तो 40 के चक्कर में ना पड़े, ये बेस्ट काइंड ये फाइनल करें। रेट्स के एंगल से डिसाइड हुआ था कि पॉइंट्स में चले जाएंगे लेकिन 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें, और अमाउंट्स के एंगल से डिसाइड हुआ है कि रुपीज में राउंड ऑफ करना है। याद है बातें? तो 39.95 ठीक है जी। किसी कोई ऐसे साहब जिन्हें याद ना आया कि वर्किंग कैसे होनी है? मेरे सवाल सारे क्लियर हैं? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देन सर जी अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़े तो बात अभी खत्म नहीं हुई। उससे क्या, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन। तो अभी तो सिर्फ रेट आया, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हर साल की सेम रहेगी? तो एनुअल डेप्रिसिएशन 4 सालों की कैलकुलेट करने के लिए वैसे ही एक टेबल बनाएं जैसे हमने 1-2 दिन पहले बनाया था। पिछले पेजेस खोले जरा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डिस्कशन जेन में लाए, देखे करें। ईयर एंड्स लिखे थे हमने, फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, कैलकुलेशन की थी। आगे डेप्रिसिएशन के बाद एक्यूमुलेटेड, डब्ल्यूडीवी, ये सब कुछ शायद रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन आप करें जरा सारी कॉलम्स बनाए।
फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड लिखना, 4 साल इस केस में भी है। एक आईडी टेबल बना के पहले 2 साल की मेरी वर्किंग करवा दें, बाकी फिर आप सेकंड और थर्ड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर कंप्लीट कीजिएगा। एक मिनट, बस एक दो बातें मैसेज सुन लें दोबारा, ताकि दोबारा कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर जहन में याद आ जाए। जी टेबल बन गया, टेबल बन गया सर। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स रुक जाइए कैंडी, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते, लेकिन पहले 2 इयर्स में कैसे वर्किंग होती है वो जरा मेरे साथ रिवाइज करना। देखिए सर, फर्स्ट ईयर रेट जो आ गया किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉस्ट से, विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट रेट की कैलकुलेशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो फर्स्ट ईयर रेट किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉस्ट से 39.95%। आंसर बताएं मुझे, फाइनल आंसर बताएं। रुपीज ने राउंड ऑफ हो जाना रुपयों में, अमाउंट ने रुपीज में राउंड ऑफ हो जाना। 320 पे गेम खत्म करें, ठीक है सर? 320 डन है सर? 320 डन है सर? एक्यूमुलेटिव बताएं सर। और जाने दे यार, फिर 320 लिखवा दिया, वही बनता ही वो है। डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी? 800 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन 480। ओके सर, नेक्स्ट ईयर कहां से शुरू करूं? 480 इंटू, तो फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट है, और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स रेट डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बस बाकी टेबल अब आप बता, और प्लीज अब इसमें कोई राउंडिंग ऑफ का भी एरर नहीं होना चाहिए, ये बस जज्बा चाहिए। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और साथ इंशाल्लाह कर दें, इंशाल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। नहीं सर, काम करके सर, मतलब ठीक है, ठीक है सर। जी जरा लास्ट लाइन वाले हजरात जरा कुछ फिगर लिखवा दीजिएगा। जी सर, कोई लास्ट लाइन में बैठा सर? सेकेंड ईयर की बड़ा डेप्रिसिएशन कह रहे हैं यार, क्या होगा? सर जी 480 इंटू 39.95% है। आंसर बताना। आंसर ही नहीं है, पहले साल के सही नहीं आया। और सर वो आने दें सर, मतलब पहले साल की बात करें, क्या आंसर आ रहा है? बेटा ना करें यार, 319.6 राउंड ऑफ हो गए, 320 हो गए। सर जी यकीन माने सही आंसर आ रहा है, तो सर जी 100% ठीक आ रहा है। 319.6 राउंड ऑफ हो गया 320 रुपये पे। और सर ना करें सर, ना करें, ये जालिम ना बने सर, ना सर नहीं प्लीज सर। 5 दफा आपने कैलकुलेटर भी इस्तेमाल के लिए, उस गरीब पर सारा दिन यही आना था, अगर कल भी करेंगे फिर उसमें यही आना है।
किसी ने कल किया होगा वो भी यही आया होगा, पास करो ही यार। पढ़ाई के अलावा अगर कोई बात हो जाए वो ना भी हुई हो समझ आ जाती है। जी सर इस तरफ जरा, अगर ये गेम है तो मैं इधर इस तरफ भी चलूँ। मेरे भाई जरा लास्ट टाइम में इधर बैठे, बेटा सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन बताइए। 192 साथ वाला भाई जरा क्यूमुलेटेड 41667 डेप्रिसिएशन फॉर, नहीं बेटा 5 मंथ्स तो ठीक है, लेकिन इस साल में इन्हीं 5 मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2020 फॉर 2020, इसमें सिंपल लिखो 2020 की बस ये डेप्रिसिएशन है। तो पूरे साल की क्यों चार्ज नहीं की? क्योंकि ऐसा पूरा साल यूज ही नहीं हुआ। एनी कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब मैंने बेटा 5 मंथ्स के एंगल से ये डेट्स लिखी हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एसेट 8 मंथ्स यूज होता तो 8 मंथ्स की चार्ज करते, 10 मंथ्स यूज होता, 1 मंथ यूज होता, तो अकॉर्डिंगली फिर हम डेप्रिसिएशन वर्कआउट कर लेंगे मंथ वाइज। नहीं दें सर, मतलब पहले साल की बात करें। क्या आंसर आ रहा है बेटा? ना करें यार, 319.6 राउंड ऑफ हो गए, 320 हो गए सर जी। यकीन माने सही आंसर आ रहा है तो सर जी 100% ठीक आ रहा है। 319.6 राउंड ऑफ हो गया 320 रुपये पे। और सर ना करें, सर ना करें, ये जालिम ना बने ना सर, नहीं प्लीज सर। 5 दफा आपने कैलकुलेटर पे इस्तेमाल किया, उस गरीब पर सारा दिन यही आना था। अगर कल भी करेंगे फिर उसमें यही आना है। किसी ने कल किया होगा वो भी यही आया होगा, पास करो ही यार। पढ़ाई के अलावा अगर कोई बात हो जाए वो ना भी हुई हो समझ आ जाती है। जी सर इस तरफ जरा, अगर ये गेम है तो मैं इधर इस तरफ भी चलूँ। मेरे भाई जरा लास्ट टाइम में इधर बैठे, बेटा सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन बताइए। 192 साथ वाला भाई जरा क्यूमुलेटेड बता दो। 512 डब्ल्यूडीवी जरा अगली लाइन में आ जाए, अगली नेक्स्ट लाइन। 288 कैसे आया? कॉस्ट बता दें। ये 800 माइनस 512 ठीक है सर जी। थर्ड ईयर क्या आंसर बताइए जी कोई, इस तरफ से दरमियान से कोई हो रहे। ओ भाई समझ गए। ये सर 115 एक्यूमुलेटेड सर 6 to 7। साथ वाला भाई जरा डब्ल्यूडी बता दें क्लासेस में। डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी? कैसे? 173 लास्ट ईयर 173 into 39.95%। जी सर 69 accumulated 6 96 104 पांचवा साल उसने 4 सालों का पूछा नहीं है, इसकी लाइफ ही 4 साल है, वरना 5वें साल की चले मैं पूछ लेता हूँ। लाइफ 4 साल है, लेकिन बात बार मजाक में ना इधर उधर ले जाइएगा। फर्स्ट लाइन जरा देख लें। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये भाई की बात बिल्कुल ठीक है। इसकी लाइफ कितनी है क्लियर है सबको? 4 इयर्स। लेकिन फिर मेरा अगला सवाल सुने, अपना टेबल देखिए, एसेट जीरो क्यों नहीं हुआ? 4 साल अगर पूरे हो गए हैं, लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो ये एसेट फिर जीरो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे वर्ड सुने गौर से, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि उसने जीरो होना। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 800 रुपयों में से 4 साल बाद 104 बच जाना है। तो ये जो फाइनल डब्ल्यूडीवी आई है, ये फिर किसके इक्वल आई है? ये है डब्ल्यूडीवी, लेकिन इस डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। देखिए एक सेंटेंस, दिस डब्ल्यूडीवी at the end of the useful life
is equal to its residual value. ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Any confusion anywhere? You physical students, any question? ये चले आगे बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 पे है। जी बेटा अली हसन, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर एक काम खत्म हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा बनता कुछ नहीं है। खुदा न खासा ये खत्म ना होता तो हम क्या करें? इसमें एक छोटा सा इजाफा करूंगा, जैसे ही काम खत्म हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के फौरन अगले काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़। तो हमारी जिंदगी जो है अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह के दरमियान बस है। काम खत्म हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही अगला सवाल शुरू हो तो एक नए जज्बे से बिस्मिल्लाह। डन सर? क्वेश्चन नंबर 2 सर। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कैसे बहुत लंबी सी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन चंद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। नंबर 1, सिनेरियो 1, फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी साइट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर पे एंड होता है। WDV at the end of the useful life is equal to residual value. Please listen, लिख sentence. This WDV at the end of the useful life is equal to residual value. Just एक मिनट, ये बड़ा काइंडली बता दीजिएगा अगर लिखिएगा तो। निकल लिया नोट? प्लीज वेटिंग फ्रॉम योर साइड, लिखिए। जी सर, the financial year of the company is 1 January to 31 December. अगले 3 वर्ड्स अंडरलाइन करें। नॉन करंट एसेट, इसके ऊपर लिखें, इर्द गिर्द जगह बना लें, नॉन करंट एसेट को डिफाइन करना। नॉन करंट एसेट मींस an asset which has a useful life of more than 1 accounting year. नॉन करंट एसेट मींस होता है an asset which has a useful life of more than 1 accounting year. लेकिन गलत तरफ ना चले जाइएगा, ये लिख के जरा रुकिएगा, मैं जरा इसका सारा कॉन्सेप्ट लेता हूं। देखिए सर, ये यही वाले वर्ड्स अगर लिखते हुए किसी को याद आए हो, मोर देन 1 ईयर, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में भी थे। असल में स्टोरी ये है कि जो नॉन करंट एसेट है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉड टर्म है, मेन टर्म है। मींस उसे इस हेडिंग में टेंजेबल एसेट्स भी आ जाएंगे और इनटेंजेबल एसेट्स भी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन ढूंढ रहा, देख लें एक नजर अपने रजिस्टर में देख लेना, अपने रजिस्टर में काइंडली देख लें। मेन इसमें बड़ा फर्क ये है कि नॉन करंट एसेट्स का जो वर्ड है ये टेंजेबल एसेट्स को भी कवर करेगा और इनटेंजेबल्स को भी कवर करेगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड है ये सिर्फ टेंजेबल के लिए वर्ड है। तो टेंजेबल एसेट्स भी 1 साल लाइफ से ज्यादा हो सकते हैं और इनटेंजेबल भी 1 साल से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई फिजिकल एसेट की बात हो रही हो, अगर किसी फिजिकल एसेट की बात हो रही हो
तो नॉन करंट एसेट सिंपली मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस एंगल से देखना, अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही हो तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर किसी टेंजिबल एसेट की बात हो रही हो तो नॉन करंट एसेट सिंपली मींस कि हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली किसी एसेट की बात कर रहे हैं। तभी क्योंकि इंटेंजिबल एसेट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके लेवल पे अगर कभी ये वर्ड आ जाए नॉन करंट एसेट्स, तो आपके जहन में सिंपली क्या आना चाहिए कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले किसी एसेट ही की बात हो रही होगी, क्योंकि अभी इनटेंजिबल एसेट्स आपके लेवल की गेम ही नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई लिखना जरा सा, पीपीई स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लेकिन तुम थोड़े मेरी बात पूरी समझ आ गई है? क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अलावा भी कोई एसेट नॉन करंट हो सकता है, मसलन इंटेंजिबल, लेकिन आपके लेवल पे क्योंकि नहीं है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही की सेंस देंगे। समझ आती बात? ये नहीं कंफ्यूजन? तो एकदम जरा जज्बाती ना हो जाएगा, बात पूरी सुन लिया करें बेटा, एकदम जज्बाती है। ये भी जज्बाती है, साथ वाले को देखा आपने। सेंटेंस शुरू करें दोबारा। A non-current asset was purchased on 1st May for ₹60,000। ठीक है, हमेशा आप एसेट को किस प्राइस पे खरीदेंगे? बिजनेस हो रहा है सर, सिंपल इज दैट। हम कॉस्ट पे खरीदेंगे, हम कॉस्ट पे हम जिस वैल्यू पे भी खरीदेंगे वो हमारे लिए परचेज कॉस्ट कह लें, परचेज प्राइस कह लें, शॉर्ट वर्ड्स पे कॉस्ट कह लें। कितने का खरीदा है? कब खरीदा है? 1 मई। लाइफ कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। एक्सपेक्टेड नहीं है। मेथड कौन सा है? फिलहाल आसान गेम चल रही है। रिक्वायर्ड क्या है? गौर से पढ़ना था। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि आप लोगों ने व्हीकल एक्वायर की है, व्हीकल की एक्विजिशन की है, तो इसका मतलब आपने व्हीकल परचेज, तो एक्विजिशन परचेज की सेंस में आता है। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। कैलकुलेट द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज इफ अब जरा इंग्लिश का जरा टेस्ट है आपका। proportion of a full year's depreciation is charged according to the period for which the asset has been held। if से आगे जरा दोबारा पढ़ें और मुझे ये बताएं फुल ईयर पॉलिसी कह रहा है या टाइम बेसिस कह रहा है? सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया कि टॉस नहीं करना, रिलैक्स होके पढ़ें, सिंपल ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। सबके सामने सेम सेंटेंस है, सबके सामने सेम सेंटेंस है, तो जवाब डिफरेंट क्यों है? जो हज़रात फुल ईयर कह रहे हैं ना वो उससे पहले कुछ पढ़ रहे हैं ना वो उसके बाद कुछ पढ़ रहे हैं। नहीं, फुल ईयर यकीनन लिखा हुआ कहीं, लेकिन उससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है और सेंटेंस बाद में भी लिखा हुआ है। वो कहता है इफ द प्रपोर्शन, प्रपोर्शन से क्या मुराद क्या? परसेंटेज, हिस्सा, प्रपोर्शन ऑफ क्या? फुल ईयर पॉलिस डेप्रिसिएशन का कुछ हिस्सा, अकॉर्डिंग टू व्हाट? एंड वाले वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द एसेट। तो क्या एसेट जितना अरसा इस्तेमाल हुआ है उतने अरसे के हिसाब से फुल ईयर डेप्रिसिएशन का हिस्सा चार्ज करना है। तो इसका मतलब फिर फुल ईयर पॉलिसी हुई ना यार। अच्छा चलो एक और इशू पहले सॉल्व करने जरा, ऊपर वाली 3 लाइनों में जाए। परचेज डेट क्या है? 1 मई। ईयर एंड होने क्या है? 31 दिसंबर। टाइम बेसिस से करो तो जरा मंथ्स बता दें कितने काउंट करेंगे? गिन के प्लीज गिन के। ये परचेज से आगे गिनने होते हैं, बैकवर्ड जाना होता है? कोई पता नहीं, 4 को गिन ले। 8 गिन लिए सबने? 8 तो जरा एक सेकंड। फाइनली ये रिक्वायरमेंट देखना है, मुझे बताएं हम 8 मंथ्स की चार्ज करें या 12 मंथ्स की चार्ज करें? सब क्लियर है? प्लीज, रिक्वायरमेंट मींस टाइम बेसिस है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू द पीरियड द एसेट इज यूज्ड बाय द बिजनेस। तो ब्रैकेट में लिखे एंड में जाके टाइम बेसिस की बात हो रही है।
फुल ईयर पॉलिसी का प्रपोर्शन करना, फुल ईयर डेप्रिसिएशन का हिस्सा बनाना, कितने अरसे के हिसाब से, जितने अरसे एसेट हेल्ड रहा है। प्लीज मैं को फोर्स तो नहीं करा कि ये टाइम बेसिस है, वैसे तो फोर्स होते भी नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए सर, सीधी सी बात है। जी सर वर्किंग करवा दे फिर ये, जल्दी 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 वाइंड अप। कैसे करूं वर्किंग? व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज रेजिडुअल वैल्यू, व्हाट इज द लाइफ इज इक्वल टू 12,000 तो बन जाएगा पर एनम। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 8/12 में कोई मसला है? ये भी ठीक है, डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 8/12 में तो इशू नहीं कोई। तो आप कैसे इसे फाइंड आउट करते रहे? ये मैं सही लिख रहा हूँ 8/12? तो मुझे बता दीजिएगा इसमें कंफ्यूजन है तो इंटरेस्ट वगैरह की वर्किंग में, क्यूएम में ये हरकतें करते होंगे। तो इसी तरह मेरा ख्याल होती है। बेटा गिन के बना शाह साहब, ये बड़ा प्रॉब्लम है। 8 कैसे बना? मेरे साथ गिनना शुरू करें, अभी बनने लगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर पे रुकेंगे, ईयर एंड आ गया फर्स्ट लाइन में। ये शिराज साहब ठीक है, बन गया 8। सर इस तरह नहीं करेंगे, दिस इज यूजलेस यार। मिस्टर शिराज माजरत के साथ जाती है सवाल। बहरहाल फिलहाल 8 बन गया सर। शिराज साहब ये एनी कंफ्यूजन सर इन 8? फिगर बताइएगा फाइनल। व्हाट इज 8,000 for the year, for this year according to 8 months? डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री हो जाए सर। लिखें इसके नीचे, जल्दी से लिखें क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली बाय डिफॉल्ट। डेप्रिसिएशन डेबिट लिखें जल्दी से अपने हाथ से, जहां जहां जगह मिले डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखी रहें। डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit। ये बी रिक्वायरमेंट, बी सिनेरियो में चलो आगे। जी सर एक नया इशू बी में, एन ऑफिस प्रॉपर्टी कॉस्ट 5 million rupees, of which the land value is 2 million and the cost of the building is 3 million। जब कभी बड़ा ये वर्ड यूज होता है ना प्रॉपर्टी, तो इसमें फिर लैंड और बिल्डिंग शायद कंबाइंड आ रहा होता है। वैसे तो डेफिनेटली अगर सिर्फ प्लॉट हो तो उसके लिए भी कभी कभी वर्ड बोला जा सकता है। अगर आपके पास कोई प्लॉट खरीदा हो आपने, बोल लेते हैं प्रॉपर्टी। लेकिन इस वक्त जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, इसकी ऑफिस प्रॉपर्टी जो आ रही है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी, और उसका एक ब्रेकअप आ रहा है। 2 million उसमें लैंड की वैल्यू है और बाकी 3 million बिल्डिंग की वैल्यू है। फिर बिल्डिंग की एक लाइफ दी हुई है 50 years, लैंड की लाइफ नहीं दी हुई है। नहीं लैंड की लाइफ दी नहीं हुई है, नहीं दी नहीं हुई है। क्यों नहीं दी हुई मैं बताता हूँ, लेकिन दी नहीं। रिक्वायर्ड आंसर क्या है? कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉपर्टी यूजिंग द, ये बेटा जो लैंड होती है इसकी जो लाइफ होती है ना, कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट, लैंड की जो लाइफ है ये इनडिटर्मिनेबल। इनडिटर्मिनेबल का मीनिंग जरा सुना। पहले तो आप ये अज्यूम कर लें कि आपका कोई 5 एकड़ का एक प्लॉट है डिफेंस में,
छोटी सी जगह बताइए, थाउजेंड्स में समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मैंने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, डबल इंशाल्लाह, लेकिन प्लॉट है, आपने खरीद लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं जो अगली बातें करूंगा वो जरा कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। बताइए प्लॉट कब तक रहेगा? देखिए आप यकीनन आपके पास तो तब तक रहेगा जब तक आप बेच नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने घर बना लिया तब भी तो प्लॉट खत्म हो जाना। कोई फजूल बात आपके साथ रह के मैंने ये सीखा, ना माननी है और ना ही मनवानी है। अगर आपने उसके ऊपर घर बना लिया तो लैंड एज इट इज रहेगी, फिर ये लैंड अगर आप बेच भी देंगे तो लैंड एज इट इज रहेगी। कब तक रहेगी एज इट इज? रोजे क़यामत तक ये शायद जमीन ऐसे रहे। हाँ ठीक है, एक से दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया इनडिटर्मिनेबल। तो सवाल ये पैदा होता है क़यामत कब आएगी? हमारी जो हरकतें हैं, लेकिन रब की तरफ से शायद हमारी अभी रस्सी दराज है, तो ये फैसला रब के हाथ में है कि क़यामत कब आएगी। तो इनफाइनाइट एक वर्ड होता है, फाइनाइट मीन होता है लिमिटेड, इनफाइनाइट लफ्ज होता है अनलिमिटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड वाली बात तो नहीं है, अनलिमिटेड हमेशा के लिए तो नहीं है, इसलिए भी खत्म होना है, लेकिन कब खत्म होना है हमें पता नहीं है। तो इसलिए लैंड की लाइफ इज इनडिटर्मिनेबल। इनडिटर्मिनेबल का मतलब पता नहीं है, डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ ऑफ लैंड इनडिटर्मिनेबल होने की वजह से इसकी फिर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। हाँ एक दूसरी चीज आपके जहन में आएगी, बल्कि शायद लैंड की वैल्यू तो एप्रिशिएट भी होती है। क्या प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ जाती है? तो इंशाल्लाह जब ये इनिशियल डेप्रिसिएशन हमें पढ़ लेनी है तो हमने फौरन वहां पहुंच जाना है कि अगर लैंड की वैल्यू बढ़ जाए फिर क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया उसका क्रक्स ये है कि लैंड की वैल्यू क्योंकि इनडिटर्मिनेबल है, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती है। एक छोटा सा नोट आपने, जिनके पास बुक है इसी रिक्वायरमेंट के नीचे लिखना, और जिनके पास नहीं हो वैसे नोट कर लीजिएगा। लाइफ ऑफ द लैंड is indeterminable, therefore not depreciated. Therefore not depreciated. क्या लैंड वैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा है? टेंजेबल एसेट है, नजर आती है, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बिजनेस में अगर यूज के लिए है ठीक है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन टू द स्टोरी है। बाकी एसेट्स जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन लैंड की लाइफ इनडिटर्मिनेबल होने की वजह से इसे फिर डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसका क्या किया जाता है, इंशाल्लाह ये बहस भी हमारी कुछ अर्से बाद आने वाली है। फिलहाल क्या बात हुई, क्या नहीं किया जाता? डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। अगला सवाल यकीन ये पैदा होता है फिर और क्या किया जाता है, तो वो और इंशाल्लाह क्या किया जाता है कुछ अर्सा है। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? जी सर जी, अब जो रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मांग रहे हैं हमसे? तो कहता है एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब आप बताएं अभी क्या करो, पढ़े डाटा, पढ़े डाटा, पढ़े डाटा देखें, बताएं। अब आपने हेल्प करनी है मेरी। नहीं अब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, अब जो करना है वो बताएं जरा, क्या करूं बताएं। 5 मिलियन डिवाइड बाय 50 मेरा ख्याल है यार। नहीं रेजिडुअल वैल्यू तो मेरा ख्याल अवेलेबल नहीं है, मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो 5 मिलियन मेरा ख्याल लेते हैं। 5 मिलियन क्यों नहीं लेना सर? तो सिंपली क्या करेंगे, आप बिल्डिंग की कॉस्ट उठाएंगे 3 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं अगर है तो वो 0 है, ढूंढने की रेजिडुअल वैल्यू है, तो क्या अगर नहीं है तो फिर वो 0 है, रेजिडुअल वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो वो फिर मजबूरन 0 अज्यूम है, डिवाइडेड बाय बताएं
डिवाइड बाय सर, तो सिर्फ किसकी डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं? इज इक्वल टू 60,000। उसने मांगी है प्रॉपर्टी की, आपने बतानी शुरू कर दी है सिर्फ लैंड की। ये क्या जाती है? प्रॉपर्टी में से सिर्फ आप किसकी डेप्रिसिएशन बता रहे हैं? तो क्या प्रॉपर्टी में बस बिल्डिंग ही डेप्रिशिएट होनी है? तो 3 million कॉस्ट उसकी डिवाइड बाय 50 इज लाइफ। एनी कंफ्यूजन? सो आई थिंक दिस 60,000 इज द आंसर ऑफ द स्टोरी। देखिए द रिक्वायरमेंट। तो क्योंकि 5 million के अंदर लैंड की भी 2 million वैल्यू है। और बेटा फैसल, खुदा के लिए सवाल बेटा बार बार लिखने के बजाय पढ़ तो सही। ऑफिस प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्यों नहीं ली माय डियर? यार देख तो सही यार। फैसल पढ़ के सेंटेंस खुद बता मेरा भाई, जल्दी से बता। बताए 5 million क्यों नहीं लिया, 3 million लिया? फैसल, ये सवाल मेरी तरफ से 3-4 दफा आ रहा है। जल्दी जल्दी फैसल, सर जी सेंटेंस पढ़ यार। 5 million में लैंड भी तो 2 million है यार। ठीक है फैसल? फैसल यार क्या हो गया, वो मेरी आवाज नहीं सुन रहा जी। फैसल इजाज जी। सर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60 हो क्या सर? लेकिन सर इसमें एक छोटी सी वर्किंग और करवानी है आपने, वो रिक्वायर्ड नहीं है। बस आपने मुझे इस डेटा से WDV ऑफ प्रॉपर्टी कैलकुलेट करवानी है। हेडिंग बना दो, WDV ऑफ प्रॉपर्टी as on the year end, as on the year end। WDV ऑफ प्रॉपर्टी ईयर एंड पे, एज ऑन ईयर एंड। क्या मतलब? किस दिन? जब ईयर एंड आ गया, फर्स्ट ईयर एंड हो गया। खुद नहीं लिखना, कैलकुलेट करवाना। यहां तक लिख लिया जो मैंने लिखा? क्या कैलकुलेट करने लगे हम? साल गुजर गया, WDV बतानी है आपने। WDV का फॉर्मूला बोला। आहिस्ता 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 आहिस्ता। कॉस्ट बताएं कितनी है? कॉस्ट 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 प्रॉपर्टी की कॉस्ट 5 million लिखे, 50 लाख। देख ले, प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख की। 5 million मीन्स 50 लाख। एक मिनट पहले ये बस सवाल करो। 5 million मीन्स 50 लाख। एक मिनट नहीं, खतरनाक बात है ये। आप बता क्या बेटा, जो WDV है आपकी बैलेंस शीट जरा ज़हन में बनाए, क्या उसमें लैंड भी आनी चाहिए? एसेट है और बिल्डिंग भी आनी चाहिए। तो हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि हम लैंड अलहदा लिख लें और बिल्डिंग अलहदा लिख लें, लेकिन डरने की क्या जरूरत है, हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में लैंड है, अरे प्रॉपर्टी में लैंड है, लैंड है। क्या लैंड एसेट है? अब एक वर्ड को आप कंफ्यूज करें, मैंने इसलिए तो ये वर्ड जान के लिखा है। WDV में निकालने लगा और मैंने कॉस्ट लिख दी। इस प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। पहले समझ लेंगे, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैंने ये जानबूझ के काम इस वक्त इसलिए किए। प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मुराद, उसमें लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं हो रही, तो उसकी तो जीरो है। तो प्रॉपर्टी की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस 60,000 की बात कर रहा हूं, बिल्डिंग ही का 60,000 इस प्रॉपर्टी की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ यकीनन अलग-अलग भी लिखा जा सकता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, लेकिन इकट्ठा लिखने में कोई गलत नहीं है। आप सिर्फ एक सेकंड के लिए लैंड ज़हन बनाएं, सिर्फ लैंड। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? 2 million 2 million 2 million 2 million। व्हाट इज द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड? जीरो। देयरफॉर उसका वही 2 million उसकी WDV भी है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ WDV? तो लैंड की 2 million कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड जीरो है, तो उसकी WDV भी 20 लाख ही है। लेकिन प्रॉपर्टी में बिल्डिंग ज़हन बनाए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग? 3 million, 30 लाख 30 लाख। व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग? 60,000। उसकी कैलकुलेटर पकड़े, उसकी 49 लाख ना वर्जन 40 लाख नहीं है उसकी 30 लाख माइनस 60,000 29 लाख 40 हजार। उसकी
बिल्डिंग की और लैंड की, दोनों को मिला लें। मेरा आंसर देखिएगा जरा अभी। व्हाट इज द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी? 60,000। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी? ठीक है, तो व्हाट इज आंसर? व्हाट इज माय आंसर? 49 लाख 40,000। व्हाट इज इट्स द डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ होल, प्रॉपर्टी एज अ होल। ठीक है, लेकिन एक मिनट ऐसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसकी सेग्रीगेशन करना है। जस्ट मिनट देखें बेटा, पहले इसकी सेग्रीगेशन कर लेते हैं। लैंड के एंगल से कहीं डिस्कशन की जाए तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? 2 million। What is the cost of land? 2 million। What is the accumulated depreciation of land? उसकी depreciation ही नहीं है तो उसकी accumulated भी नहीं है, therefore उसकी WDV as it is 2 million। WDV 0 नहीं है बेटा। तो सर जी वो हो जाएगा यार, वो हो गया आप लोगों का, सही है, मेरा भी ठीक हो गया, ये लिखा हो गया, इतनी देर लगनी थी, वो ठीक है। अगर कोई 0 कम हो गया, आपको पता है नहीं होना चाहिए था, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। असल मिशू समझे सर, ये होगी भी, हो भी गया सर। ये बिल्डिंग पे है, बिल्डिंग 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 के एंगल से फिगर्स फाइनल करें। जस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट 3 million एंड बिल्डिंग की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 60,000। सिर्फ बिल्डिंग की WDV 29 लाख 40,000, 29 लाख 40,000, और दोनों को बढ़ा के सम करेंगे तो WDV ऑफ द प्रॉपर्टी आ जाएगी। हर एंगल से एक्सप्लेन करना, इसे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, लिख लें। ये एक मिनट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से क्लियर बेटा? मोहम्मद अहमद यार, ये क्या सवाल है यार, अब इसका क्या क्या मजाक कर रहे हो यार? आप साथ साथ बेटा बात सुनते नहीं, सवाल लिखने पे आपका फोकस है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है साथ क्लास में। सवाल में से एक आ गया कि सर क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन पूछी गई थी, मैं WDV क्यों निकाल रहा हूँ? फिर आप मुझे कहते हैं, मैं ये कहता हूँ मैं ये भी हो सकता है, मैं बताया अब इस वक्त क्या इस चीज का जवाब दूं? सर माजरत है सर, मैंने एक एक्स्ट्रा काम करवाया। मोहम्मद अहमद साहब सॉरी, मैं बताना भूल गया कि ये रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने अपनी तरफ से एक रिक्वायरमेंट क्रिएट की। नहीं सर मैंने नहीं बताया होगा, यकीनन मेरी बात नहीं पहुंची होगी। ये नोट करके जरा बता दीजिए। ठीक है, नहीं बेटा रेजिडुअल वैल्यू वो नहीं होती यार, और सर नहीं मेरी बात तो सुनो, हम वो भी कर लेते हैं लेकिन मेरे भाई वो नहीं कर सकते। ये ना कहिएगा आंसर आ जाता है, आंसर आ तो जाता है लेकिन वो रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। क्या लैंड की कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू बन जाएगी क्योंकि वो डेप्रिशिएट नहीं होती? ऐसे ना कर यार, ऐसे नहीं, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं जो आपने कहा, लेकिन ये बात नहीं कि लैंड क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं होनी इसलिए उसकी कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू होती है, ये प्लीज कोई काउंटिंग नहीं। हाँ क्या कर सकते हैं, आई अप्रिशिएट आपने सोचा, लेकिन आप कैसे करें? आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कर लें कि आपने उठाई प्रॉपर्टी की कॉस्ट और उसमें से माइनस कर दी लैंड की कॉस्ट, और देयरफॉर आ गई बिल्डिंग की कॉस्ट, और देयरफॉर बिल्डिंग की कॉस्ट में से बिल्डिंग की रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो गई 0 और डिवाइडेड बाय 50। लेकिन अगर 50 लाख को आप 20 लाख से माइनस कर रहे हैं तो क्या समझ के कर रहे हैं? प्रॉपर्टी की कॉस्ट 50 लाख, उसमें से डेप्रिशिएट नहीं होना लैंड की कॉस्ट ने 20 लाख, बाकी रह गया बिल्डिंग की कॉस्ट, उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं बन गई, ये कॉस्ट डेप्रिशिएट ना होने की वजह से प्रॉपर्टी की कॉस्ट में से लेस हो गई। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई और सवाल? ये आप लोगों का कोई इश्यू सर? चलो मैडम मेरा ख्याल आज काफी इतना, लेकिन बस अब कल से गेम सीरियसली ऑन।
रिवाइज कर लीजिएगा यार, नया काम इसलिए एक मिनट रिवाज तो नहीं कर रहा है सर। कोई होमवर्क बेटा इस वक्त मैं शायद ना दिया करूं आपको, और जो भी होमवर्क दूंगा वो डेप्रिसिएशन की अभ्यास है। हमारा सारा फोकस डेप्रिसिएशन पे होना चाहिए इन दिनों में, और यकीनन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो इन दिनों में अपने बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दें। जो लॉ वगैरह है उन्हें रट्टा रुट्टा साथ साथ लगाएं, ये एंड में नहीं लगना है। लॉ बी है, ये लॉ के साथ आपने बी लॉ भी पढ़ रहे होंगे, टैक्स भी, सॉरी वो तो बी लॉ ही है, बल्कि लॉ बी लॉ ही है, टैक्स बी लॉ प्योर रट्टा, और जिनकी कॉस्ट है वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह है। अल्लाह हाफिज़। मतलब 4 साल बाद बिल्डिंग सारी